हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेबी एक्ट जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड और न्यू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 3, एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ बोर्ड। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। उसके पास पावर है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ करने का, टू कनेक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट एज ऑल्सो टू सू और बी सूड बाय द नेम ऑफ सेबी। हेड ऑफिस बॉम्बे में होगा और सच अदर ऑफिस में एस्टेब्लिश कर सकते हैं प्लेसेस, अदर प्लेसेस इन इंडिया में। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 4, मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड। बोर्ड में फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। एक चेयरमैन होगा नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 अदर मेंबर होंगे फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई और 5 अदर मेंबर्स, उसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स के पास एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग होना चाहिए, हु हैव शोन कैपेसिटी इन डीलिंग विद प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, एंड उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए लॉ, फिनांस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और अदर डिसिप्लिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। बोर्ड के जो पावर है वो बोर्ड ऑफ मेंबर वेस्ट करेंगे। उसके पास होंगे जनरल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और मैनेजमेंट के। Next section is term of office, condition of service of chairman and members of the board of section 5. Term of office and condition service of chairman और other members का जैसे रूल्स में प्रिस्क्राइब किया होगा ऐसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपायरी से पहले चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो बोर्ड ने अपॉइंट किए उसको टर्मिनेट कर सकती है by giving not less than 3 month notice or 3 months salary or lieu, salary and allowances in lieu thereof. Chairman and other members के पास भी पावर है to relinquish office before expiry of his tenure by giving a notice of 3 months in writing to the central government. एंड चेयरमैन और होल टाइम मेंबर ऑफिस होल्ड कर सकते हैं 3 years के लिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 65 years और रीअपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकते हैं। जबकि पार्ट टाइम मेंबर्स होल्ड कर सकते हैं ऑफिस मैक्सिमम 3 years के लिए, बट उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड सेक्शन 6। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है मेंबर्स और चेयरमैन को रिमूव करने का अगर कभी भी एडजुडिकेटेड एज इंस्टॉलमेंट हो गया वो मेंबर, या फिर डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट के वो अनसाउंड माइंड है, या फिर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसने उसकी पोजीशन को अब्यूज़ किया है एज टू रेंडर इज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट में। बट बिफोर रिमूविंग मेंबर्स इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड कभी भी और कोई भी प्लेस जैसे डिसाइड किया है सेक्शन 30 और रेगुलेशन में ऐसे मिलेंगी, उस हिसाब से मिलेगी। अगर चेयरमैन एब्सेंट है कोई भी रीज़न से या फिर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है तो मेंबर जो प्रेजेंट है उसमें से कोई भी एक मेंबर चूज़ किया जाएगा टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मीटिंग में, जो भी मैटर होंगे वो मेजॉरिटी ऑफ वोट ऑफ मेंबर प्रेजेंट में से एंड चेयरमैन में और प्रिसाइडिंग ओवर मेंबर में से डिसाइड किए जाएंगे। और चेयरमैन और प्रिसाइडिंग ओवर के पास सेकंड और कास्टिंग वोट होगा अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हुआ तो। मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग इन अ सर्टेन केसेस। अगर कोई मेंबर जो डायरेक्टर है एंड हुआ है और वो डायरेक्टर का इनडायरेक्ट पिक्यूनरी इंटरेस्ट है जो मैटर आ रहा है बिफोर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग ऑफ अ बोर्ड, तो उसको जैसे ही रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस के पास बारे में पता चलेगा वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा वो मीटिंग में, एंड वो डिस्क्लोजर रिकॉर्ड होगा प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड में, एंड फिर वो मेंबर पार्ट नहीं लेगा उस डिसीजन ऑफ द बोर्ड में विद रिस्पेक्ट टू ओनली दैट मैटर्स। Next is vacancies etc. not to invalidate of the board. Section 8. Any vacancies in the board shall not invalidate any of the act or proceeding of the board. Similarly, following reason shall not invalidate any act or proceeding of the board. मतलब कोई वैकेंसी है बोर्ड में तो उसका मतलब उसकी एक्ट और प्रोसीडिंग में कोई इनवैलिडेशन नहीं की कंसिडर किया जाएगा। अगर डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड में या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन ऑफ द बोर्ड में, या फिर एनी इरेगुलरिटी है इन द प्रोसीजर
ऑफ द बोर्ड नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, ये 3 केस में अगर कोई एक्ट और प्रोसीडिंग है वो इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा अगर वैकेंसी ऑफ द बोर्ड है तो भी। नेक्स्ट सेक्शन इज पावर एंड फंक्शन ऑफ सेबी, सेक्शन 11। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ बोर्ड टू प्रोटेक्ट थ्री ऑब्जेक्टिव्स है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, सेकेंड प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ, एंड थर्ड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट बाय सच मेजर्स एज इट थिंक्स फिट। ये सारे मेजर्स है, उसमें एक फर्स्ट है रेगुलेटिंग, सेकंड है रजिस्टरिंग और रेगुलेटरिंग स्टॉक ब्रोकर और उसके रिलेटेड पर्सन का, थर्ड है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग वर्किंग ऑफ डिपोजिटरीज और उसके रिलेटेड एंटिटीज़ का, एंड थर्ड नेक्स्ट रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। ये दो, फिर उसके बाद दो है प्रमोटिंग का, प्रमोटिंग है रेगुलेटरिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। दो प्रोहिबिटिंग का है, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट और प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। फिर 3 इंफॉर्मेशन है, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम undertaking inspection, conducting inquiries and audit of stock exchange, mutual funds, other person associated with security market, intermediaries and self-regulatory organization in the security market, वो information मांगेंगे सेबी यानी बोर्ड। नेक्स्ट इज कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी पर्सन से मांग सकता है, इंक्लूडिंग बैंक, एनी अदर अथॉरिटी और बोर्ड और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय or under the central government or state act which in the opinion of the board shall relevant to investigation, मतलब वो investigation से related, investigation या inquiry से related है। तो next is calling of information from or furnishing information to authorities। हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे या इंफॉर्मेशन देंगे अथॉरिटीज़ में से, वेदर इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में, जो सिमिलर टू द बोर्ड है in the matter relating to prevention and detection of violation in respect of security law, subject to provision of other law for the time being in force, provided that board for the purpose of furnishing any information to any authority outside India कोई भी अरेंजमेंट या अग्रीमेंट करेंगे अंडरस्टैंडिंग का विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ CG। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर, जैसे सिक्रा में प्रोवाइड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेविंग और अदर चार्जेस ऑफ फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, लेविंग फीस और अदर चार्जेस, कंडक्टिंग रिसर्च फॉर अबव पर्पस, calling from or furnishing to such agency as may be specified by the board information considered necessary to discharge of its function, and last is performing such other functions as may be prescribed. Power with respect to inspection of books and accounts, बोर्ड के पास पावर है टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड एनी, किसका, तो किसी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी का जो अपनी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड करने वाली है रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, और बोर्ड के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कि कंपनी हैज़ इंडल्ज इन इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, तो ही वो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करवा सकते हैं। बोर्ड के पास कौन से पावर है? बोर्ड आर वेस्टेड विथ सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोड, बोर्ड शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 while टायरिंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या पावर है? तो डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एनी अदर मैटर कभी भी एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, उसको एग्जामिनेशन और नोट कर सकते हैं, किसी भी बुक्स रजिस्टर को इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो पर्सन जो सेक्शन 12 में डिसाइड किया है वो पर्सन का, या फिर कोई भी लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं उसकी बुक्स और रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट का, या फिर कोई कमीशन इश्यू कमीशन बिठा सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस और डॉक्यूमेंटेशन।
नेक्स्ट इज़ क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं बोर्ड इस इंस्पेक्शन के दौरान। तो बोर्ड में बाय एन ऑर्डर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट, इनमें से कोई भी डिसीजन ले सकती है कोई भी हो, चाहे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो या फिर कंप्लीट हो गया हो तो भी। फर्स्ट इज़ सस्पेंड कर सकती है ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन कर सकती है, मना कर सकती है फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट, या फिर किसी पर्सन जो एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट से उसको प्रोहिबिट कर सकती है टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज़, या फिर किसी ऑफिस या स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को सस्पेंड कर सकती है फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन, या फिर इम्पाउंड एंड रिटेन कर सकती है प्रोसीड या सिक्योरिटीज़ को जो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ ई में देयर इज़ एन अमेंडमेंट, एंड अमेंडमेंट ये है कि अटैच फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days बैंक अकाउंट और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएरी और एनी अदर एसोसिएटेड with the securities market in any manner involved in the violation of the provision of this act or rules or regulation made thereunder। मतलब बैंक अकाउंट्स या फिर प्रॉपर्टी इंटरमीडिएरी या पर्सन का अटैच कर सकती है बट नॉट एक्सीडिंग 90 days, 90 days के ज़्यादा नहीं। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड अगर 90 days के अंदर ये अटैचमेंट के अंदर एक कंफर्मेशन ले ले फ्रॉम स्पेशल कोर्ट जो कि एस्टेब्लिश होगा 26A के अंदर, हैविंग जो उसका जुरिडिक्शन है उसमें कि ये अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये प्रोसीडिंग चल रही है और टिल द कंक्लूजन ऑफ सेड प्रोसीडिंग, मतलब जब तक ये प्रोसीडिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो अटैच कर सकते हैं। ऐसा स्पेशल कोर्ट से कंफर्मेशन ले ले तो वो रख सकती है। एंड उसके बाद प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 28A मतलब रिकवरी का सेक्शन अप्लाई होगा। नाउ नेक्स्ट इज ये ई है पूरा। नाउ देयर इज़ एन एफ। डायरेक्ट कर सकती है एनी इंटरमीडिएट या पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज़ मार्केट को कि वो अपने सिक्योरिटीज़ या कोई भी सिक्योरिटीज़ डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती या फिर कोई भी एलिनिएट एन असेट फ्रॉम पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है वो उसके रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती या फिर कोई भी असेट डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में विदाउट प्रिजुडाइज टू प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 2 और 2A, मतलब कि जैसे सेक्शन 2 और 2A में बोला है उसको कंसिडर करते हुए कोई भी मेजर ले सकती है डी, ई और एफ में से अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड होने वाली है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उसका कोई रीज़न मिले जो कि इंडल्जिंग इन इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट है तो वो ये तीनों में से कोई भी डिसीजन ले सकती है बोर्ड। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शैल आइदर बिफोर और पासिंग सच ऑर्डर, ये ऑर्डर पास करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्चार्ज अमाउंट, मतलब जो अमाउंट डिस्चार्ज किया है अंडर सेबी या सिक्रा या डिपोजिटरी एक्ट में से तो क्रेडिटेड होगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जो बोर्ड ने एस्टेब्लिश इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में जो बोर्ड ने एस्टेब्लिश किया है एंड उसको यूटिलाइज होगा जैसे रेगुलेशन में बोला है। ये सारे सिक्रा के प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 11A, बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट सिक्योर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। एज पर द सेक्शन बोर्ड इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफाई कर सकती है रेगुलेशन में कोई भी मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल या ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ और अदर मैटर इंसिडेंटल दैट टू, और या फिर मैनर डिसाइड करेंगी जिस मैनर में डिस्क्लोज किया जाएगा बाय कंपनीज़ को, या फिर बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकती है एनी कंपनी को फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस या अदर ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजिंग जो सोलिसिटिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, या फिर कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है जिसके थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट इश्यू होगा।
बोर्ड में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट एंड लिस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स इंसिडेंटल दैट बोर्ड कोई और रिक्वायरमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेक्शन 11AA। कोई भी स्कीम या अरेंजमेंट जो सब सेक्शन 2 और 2A की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाएगा। प्रोवाइडेड अगर पुलिंग ऑफ फंड्स है कोई स्कीम और अरेंजमेंट का जो रजिस्टर्ड नहीं है बोर्ड में और जो एक्सेप्शन में भी नहीं आता है, मतलब सबसेक्शन 3 में भी नहीं आता है, पर उसका कॉर्पस अमाउंट 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको भी वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाएगा। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 2 और 2A जो कंडीशन है रजिस्ट्रेशन के लिए। एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन अंडर विच condition contribution or payments made by the investor by whatever name called are pooled and utilized for the purpose of scheme or arrangement contribution or payment are made to scheme or arrangement by the investor with a view to receive, मतलब कोई भी प्रॉफिट या इनकम रिसीव करने के लिए उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन या पेमेंट किया है कोई भी स्कीम और अरेंजमेंट को, चाहे वो मूवेबल या इमूवेबल, या फिर प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच स्कीम वो मैनेज हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर के पास डे टू डे कंट्रोल नहीं है मैनेजमेंट का या फिर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन का स्कीम और अरेंजमेंट का। नेक्स्ट इज़ ये सब सेक्शन 2 का है। अगर इनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाएगा। और सब सेक्शन 2A क्या है कि एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइंग द कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड हेयर अंडर। अगर कोई रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया है कोई किसी भी स्कीम और अरेंजमेंट को तो वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा जाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्शन। ये सारे एक्सेप्शन है जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं कहे जाएंगे। फर्स्ट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर, और सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड है या डीम टू बी रजिस्टर्ड है एनी लॉ कोई भी लॉ के अंदर जो स्टेट का है। नेक्स्ट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज डिफाइंड एज क्लॉज F ऑफ सेक्शन 45I ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उसके अंदर जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस का, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस टू विच इंश्योरेंस एक्ट 1930 अप्लाई। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड प्रोवाइडिंग फॉर एनी स्कीम पेंशन स्कीम और एनी और द इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाएगी उसको भी नहीं कहा जाएगा। कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाएंगे कंपनी डिक्लेयर बाय निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी उसको भी नहीं। चीट फंड, म्यूचुअल फंड और सच अदर स्कीम और अरेंजमेंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड नोटिफाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC, इंश्योरेंस, PF, कंपनीज एक्ट, निधि, चीट फंड, म्यूचुअल फंड, इसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 11B, पावर टू इशू डायरेक्शन, मतलब सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में कहा है उसको ऐसे ही रखते हुए अगर मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड एन इंक्वायरी बोर्ड इज सेटिस्फाई, अगर कोई इंक्वायरी के अंदर बोर्ड सेटिस्फाई होती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, या फिर प्रिवेंट करने के लिए अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरी या सेक्शन 2 के पर्सनस को कंडक्टेड इन अ मैनर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज़ मार्केट टू, या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी, ये तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए बोर्ड डायरेक्शन इशू कर सकती है किसी भी पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन को जो सेक्शन 2 में रिफर्ड है या फिर जो एसोसिएटेड विथ सिक्योरिटीज़ मार्केट है, और या फिर किसी भी कंपनी को जो 11A में स्पेसिफाइड है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी मार्केट एंड
द सिक्योरिटी मार्केट। उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि explanation for the removal of doubts, it is hereby declared that power to issue direction under this section shall include and always be deemed to be included the power to direct any person who made profit or averted loss by indulging in any transaction or activity in the contravention of provision of act regulation made thereunder to discharge an amount equivalent to wrongful gain made or loss averted by such contravention। मतलब ये पावर में ऑलवेज ये पावर भी इंक्लूड होंगी टू डिस्चार्ज एनी अमाउंट हु मेड प्रॉफिट और अवॉर्डेड लॉस by contravention of a provision of act or regulation। Next is section 11C, investigation grounds for issue of an order of investigation। when board has reasonable ground to believe that के transaction हुआ है सिक्योरिटी में जो detrimental to the investor और सिक्योरिटी मार्केट है, या फिर any intermediary or any person associated with security market has violated any of the provision of the act or rules or regulation made or direction, मतलब इंटरमीडिएट या पर्सन ने वायोलेट किया है प्रोविजन, तो उसको कभी भी इन राइटिंग में डायरेक्ट कर सकते हैं बाय ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ इंटरमीडिएरी या वो पर्सन को विथ सिक्योरिटी मार्केट, और उसका रिपोर्ट देंगे हम बोर्ड को। मतलब अगर ये वायोलेशन हुआ है तो कभी भी बाय ऑर्डर इन राइटिंग किसी भी इंटरमीडिएट या पर्सन का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे बोर्ड को। नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। इट शैल बी ड्यूटी है एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर and other employee of the company and every intermediary referred to in section 12 of every person associated with security market to preserve and to produce the investigation authority or any person authorized by it in this behalf all books, registered, other documents and record of or relating to the company or as the case may be of or relating to the intermediary or such person which are in the custody of power। मतलब इन सब की ड्यूटी है टू प्रोड्यूस बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज पावर ऑफ कस्टडी, पीरियड ऑफ कस्टडी। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी रख सकती है बुक्स, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट्स इन उसकी कस्टडी में फॉर 6 months, और उसके बाद वो रिटर्न कर देंगे वो इंटरमीडिएट या पर्सन को जिसने वो बुक उनको दी थी। और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अगर फिर से चाहे तो भी वो ले सकती है बुक्स, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स। इफ़ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स आर प्रोड्यूस रिक्वायर, अगर जिसके बुक्स, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट्स है उसको रिक्वायर्ड सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी उनको एक सर्टिफाइड कॉपी दे देंगी। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑन ओथ। एवरी पर्सन डायरेक्टेड टू मेक ए इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिन ऑन ओथ किसी भी पर्सन, मतलब किसी भी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर, अदर एम्प्लॉय जो इंटरमीडिएट या एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट है उसको एग्जामिन ऑन ओथ कर सकती है। कौन से मैटर में, तो कि इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस एंड मे एडमिनिस्टर एन ओथ अकॉर्डिंगली एंड फॉर दैट पर्पज मे रिक्वायर एनी ऑफ दोज पर्सन टू अपीयर बिफोर इट पर्सनली। अगर फेलर हुआ तो क्या, अगर इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज और रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी या पर्सन को एनी बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज़ हिज ड्यूटी टू प्रोड्यूस, अगर उसने वो प्रोड्यूस नहीं किए या फिर फेल हो गया, फर्निश एनी इंफॉर्मेशन विच इज़ हिज ड्यूटी टू फर्निश, या फिर फेल हो गया टू अपीयर बिफोर एनी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी और टू आंसर एनी क्वेश्चन विच इज़ पुटेड टू हिम बाय इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इन पर्सुएंस ऑफ दैट सबसेक्शन, या फेल हो गया टू साइन द नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, तो पेनल्टी है a person shall be punishable with imprisonment for a term which may
which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 1 crore rupee, or with both, and also with a further fine which may extend to 5 lakh rupee for every day after the first during which such failure continues. Notes of any examination to be used as examination. एग्जामिनेशन की नोट्स इन राइटिंग में ली जाएंगी एंड वो रीड ओवर कर की जा सकती है एंड वो साइन बाय द पर्सन एग्जामिन एंड वो एविडेंस एज अ एविडेंस भी यूज हो सकती है. Impounding of document, where in the course of investigation authority has reasonable ground to believe that कि book register other documents intermediary या वो person related to security market का books रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय म्यूटिलेटेड अल्टर फॉल्सीफाई और सीक्रेटेड हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एप्लीकेशन करेगी मजिस्ट्रेट या जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई को सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्रिस्क्राइब किया है ऐसे फॉर सीजर ऑफ सच बुक रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड. द ऑथोराइज ऑफिसर में requisition the service of any police officer or any officer of the central government or of both. ऑथोराइज ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर या दोनों को असिस्ट करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ सीजर ऑफ सच बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स. और ये ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी टू कंप्लाई विथ सच रिक्विजिशन. Order of court after considering the application and hearing the investigation authority अगर नेसेसरी होगा तो मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेशन कोर्ट में बाय ऑर्डर ऑथोराइज करेगा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को टू एंटर टू सर्च और टू सीज. एंटर विथ सच असिस्टेंट where such books are kept, search that place or those places in specified in that order, or seize such books, register other document as it considered necessary for the purpose of investigation. ये सीजर ऑफ बुक्स रजिस्टर और डॉक्यूमेंट का एग्जेम्पशन है कि अगर प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल नॉट ऑथोराइज वो ऑथोराइज नहीं करेंगे सीजर ऑफ बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड का वो लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी का जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होने वाली है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में. अगर कंपनी इंडल्ज इन इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन अगर वो कंपनीज इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन में इंडल्ज नहीं है तो ही वो मना करेंगे. अगर वो इसमें इंडल्जिंग है तो फिर उनका भी सीजर ऑफ बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट होगा. कब तक ये बुक्स रख सकते हैं. इम्पाउंडिंग डॉक्यूमेंट विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कस्टडी रखेंगी ये बुक रजिस्टर का अंडर दिस सेक्शन फॉर सच पीरियड नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन नहीं आता तब तक ये रखेगी और उसके बाद वो उसको रिटर्न ये कंपनी या वो बॉडी कॉरपोरेट जो भी है उसको रिटर्न कर देंगी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर या अदर पर्सन को जिसके पास से हमने ये बुक सीज किए हैं और इन्फॉर्म करेंगी मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट को हमने बुक्स रजिस्टर रिटर्न कर दिए है. प्रोवाइडेड दैट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में बिफोर वो रिटर्न करने से पहले अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क उस बुक्स रजिस्टर पे रखना चाहे तो वो कर सकती है मार्क्स. नेक्स्ट एवरी सच सर्च और सीजर मेड अंडर दिस सेक्शन shall be carried out in accordance with provision of Code of Criminal Procedure relating to search or seizure made under that code. इसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग सर्च और सीजर होगा. सीज और डिजीज द प्रोसीडिंग. सीज मतलब बंद करना. बंद तब करेंगे अदर कन्फर्मिटी ऑफ फ्रॉड होगा. डिजीज मतलब पीछे लेना. अगर सस्पिशियस ऑफ फ्रॉड होगा तो हम डिजीज करेंगे. इफ़ द बोर्ड फाइंड्स की
आफ्टर इंक्वायरी कि एनी पर्सन हैज़ वायोलेटेड या फिर लाइकली टू वायोलेट एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, it may pass order requiring such person to cease and desist from committing or causing such violation, provided that board shall not pass such order in respect of, वो ऑर्डर पास नहीं करेगी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी का जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होने वाली है, अनलेस अगर वो इंडल्ज नहीं होगी इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन में, तो ही। जैसे वो यहाँ पे एग्जम्पशन देखा था, ये सेम वैसा का वैसा यहाँ पर है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेक्शन 12, पर्सन हु आर ऑथोराइज टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटी। कौन कौन से पर्सन है? तो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इश्यू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment advisor, and such other intermediary who may be associated with security market shall buy, sell or deal in securities in accordance with जैसे condition prescribe किया होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो बोर्ड से ऑब्टेन किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही बाय, सेल और डील कर सकते हैं। बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द पर्सन हु शैल बाय और सेल और डील इन सिक्योरिटीज। वो कौन कौन से पर्सन होंगे? डिपोजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और एनी अदर इंटरमीडियरी एसोसिएटेड विथ सिक्योरिटी मार्केट एज द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ स्पेसिफाई। वो बाय, सेल और डील कर सकती है सिक्योरिटीज में जैसे कंडीशन दी हुई है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो ऑब्टेन किया है बोर्ड से। पर्सन हु शैल स्पॉन्सर और कॉज टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन और कॉज टू बी कैरी ऑन एनी वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्ट द इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स शैल बी हु ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। मैनर ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इन सच मैनर एंड पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन। सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोर्ड बाय ऑर्डर सस्पेंड और कैंसिल कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज मे बी डिटरमाइंड बाय, जैसे रेगुलेशन स्पेसिफाई किया है ऐसे। Provided no order under this subsection shall be made unless person has given reasonable opportunity of being heard. Next section is section 12A. That is prohibition of manipulative and deceptive device, insider trading and substantial acquisition of securities or control. नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म नहीं कर सकती, इसके ऊपर प्रोहिबिशन है। नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विथ इश्यू, परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस और कॉन्ट्रावेंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। मतलब कोई मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते या फिर कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकते एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन का। नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय एनी डिवाइस या स्कीम और आर्टिफिशियल टू defraud with issue or dealing in securities which are listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange। इसमें भी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड है, इसमें भी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड है। नेक्स्ट इज नो पर्सन शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज इन एनी एक्ट, प्रैक्टिस, कोर्स ऑफ बिजनेस विच ऑपरेट और वुड ऑपरेट एज अ फ्रॉड और डिसीट अपॉन एनी पर्सन in accordance with the issue dealing in securities which are listed or proposed to be listed in a recognized stock exchange in contravention of the provision of this act or rules or regulation made thereunder. No person shall directly or indirectly engage in insider trading. No person shall directly or indirectly deal in
deal, no person shall directly or indirectly deal in securities while in possession of मटीरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, या फिर वो मटीरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता जो इन अ मैनर विच इज़ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर. No person shall directly or indirectly acquire control of any company or securities more than the percentage of equity shares capital of a company whose securities are listed or proposed to be listed in RSE in contravention of the regulation made under this act. Next is finance accounts audit, section 30 to section 15. Grants by central government. Central government grant देगी after due appropriation made by parliament by law in this behalf. बोर्ड को grant देंगी such amount of money as the government may think fit for being utilized for the purpose of this act. Fund, section 14. There shall be constituted a fund called as Security and Exchange Board of India General Fund, and उसमें क्रेडिट क्या क्या होगा, grants, fees, charges received by the board under the act, all sums received by the board from such other sources as may be decided upon the central government, and वो अप्लाई होगा for salary allowance and other remuneration of the member, officer and other employee of the board or expense of the board in discharge of function under section 11 or expense on object and for the purpose authorized by this act. Section 15. Accounts and audits. Preparation of annual financial statement of board in consultation with C&AG of India. Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब किया है, कंसल्टेशन विद C&AG. Audit of accounts of board. Accounts of board shall be audited by C&AG at such interval as specified by him, and जो expense होगा in connection with audit वो पेबल बोर्ड करेगी टू C&AG. राइट्स एंड प्रिविलेज. C&AG या फिर कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज किया गया है टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड शैल सेम राइट्स, प्रिविलेज एंड अथॉरिटी in connection with such audit as the C&AG generally has in connection with the audit of government accounts, and in particular shall उसके पास right है to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers, and to inspect any of the office of the board, certify accounts and audit reports to be forwarded to the central government. Accounts of the board as certified by C&AG या फिर कोई पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ together with the audit report shall be forwarded annually to central government, and government shall cause the same to be laid before each house of parliament. This is from section 3 to section 15 of SEBI Act 1992. Remaining section will be covered in the next lecture. Thanks for watching.